हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर के जो हमारे एमसीक्यूज हैं उनको इस वीडियो में आज हम सॉल्व करने वाले हैं। यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड मैं ऑलरेडी चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं और यूनिट सेकंड का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन यूनिट थर्ड में दिए गए हैं। यूनिट थर्ड का हमारा नेम है केंद्रक एवं क्रोमेटिन संरचना, यानी न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन स्ट्रक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यह सक्रिय रूप से आरएनए का संश्लेषण करता है, यानी आर जो हमारा राइबोसोमल आरएनए होता है का संश्लेषण करता है। कौन करता है? केंद्रिका जो होती है वो सक्रिय रूप से राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण करती है। देन दिया गया है, प्रत्येक गुणसूत्र में डिस्क के आकार की संरचना वाला गुणसूत्र बिंदु या केंद्र होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? गति बिंदु यानी काइनेटोकोर। देन दिया गया है, वह गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र बिंदु या केंद्र अंतः में स्थित होता है। गुणसूत्र बिंदु या जो केंद्र होगा वो अंतः में स्थित होगा, अंत में, तो इसको बोलते हैं हम अंतः केंद्री, नाम से पता चल रहा है। देन दिया गया है, स्तंभ एक में कोशिकांग दिया गया है और स्तंभ जो हमारा सेकंड है उसमें उसका कार्य दिया गया है, सही विकल्प चुने। तो यहाँ पर किसका क्या कार्य होता है, सही विकल्प हम लोगों को चुनना है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य होता है हमारा एटीपी का निर्माण करना एवं भंडारण करना, ठीक है। और हरित लवक जो होता है, हरित लवक का हम सभी जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। लयन का यानी क्लोरोप्लास्ट, जो हमारी लाइसोसोम्स होती हैं, लाइसोसोम्स का क्या कार्य होता है? आत्मघाती की थैली, ठीक है, सुसाइड बैग बोलते हैं हम लाइसोसोम को। और यहाँ पर दिया गया है SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका कार्य होता है स्टेरॉइड का संश्लेषण करना। तो यहाँ पर ही हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा। देन दिया गया है, केंद्रिका है, केंद्रिका क्या होती है? यानी न्यूक्लियोलस। केंद्रिका होती है हमारी केंद्रक में स्थित RNA और क्रोमेटिन युक्त गोलाकार संरचना, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है, नए प्रोटीन के संश्लेषण और प्रोटीन परिवहन के लिए कौन सा अंगक संबंधित है? तो नए प्रोटीन के संश्लेषण और प्रोटीन परिवहन के लिए जो हमारा अंगक होता है वो होता है अंतःद्रव्यी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि जो हमारा प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। उसके बाद दिया गया है, वह गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र बिंदु या केंद्र मध्य में स्थित होता है उसको हम बोलते हैं मध्य केंद्रिक, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 8 पर दिया है, वह गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र बिंदु या केंद्र अंत से ठीक पहले स्थित होता है उसको हम बोलेंगे अग्र केंद्रिक, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है, वह गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र बिंदु या केंद्र अनुपस्थित होता है तो उसको बोलते हैं हम अकेंद्री, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा गया, गुणसूत्र किससे बना होता है? गुणसूत्र किससे बना होता है ये सभी जानते हैं, DNA, RNA, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो होती है उनसे बना होता है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है, केंद्रिकाय किससे बना होता है? जो न्यूक्लियोसोम होता है वो किससे बना होता है? तो ये बना होता है DNA और हिस्टोन प्रोटीन से, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा गया है, BDNA के एक चक्र में होते हैं, एक चक्र में इसके 10 क्षार युग्म होते हैं और जो BDNA है ये वही DNA है जो वॉटसन एवं क्रिक ने दिया है और आप लोग जिसकी स्ट्रक्चर हमेशा से बनाते आ रहे हैं 11th 12th के अंदर। देन दिया गया है, राइबोसोम का निर्माण और संयोजन होता है, राइबोसोम का निर्माण और संयोजन जो होता है वो होता है हमारा केंद्रिका से, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है, बाहरी झिल्ली किसमें मौजूद नहीं होती है? जो बाहरी झिल्ली होती है वो केंद्रिकाय के अंदर जो होती है इनके मौजूद नहीं होती है। देन दिया गया है, न्यूक्लियो प्रोटीन का संश्लेषण होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन जो होती है इसका संश्लेषण होता है हमारा कोशिका द्रव्य के अंदर, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा गया है, केंद्रिका का कौन सा घटक अंतिम पूर्वावस्था के दौरान गायब हो जाता है और अंत्यावस्था के दौरान पुनः प्रकट होता है? यानी मैंने आपको बताया था लेट प्रोफेज जो होती है उसमें गायब हो जाता है, लेकिन जो टीलोफेज होती है उसमें वापस से क्या है ये प्रकट होने लगता है, तो ये होता है हमारा केंद्रिका, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, न्यूक्लियोलस। देन देखा गया यहाँ पर, केंद्रिका का मुख्य कार्य है, केंद्रिका का मुख्य कार्य होता है RNA का संश्लेषण, यानी राइबोसोमल RNA जो होते हैं उनका संश्लेषण करना।
याद रखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 18 पर पूछा है निम्नलिखित में से कौन केंद्रक छिद्र से होकर गुजर सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा केंद्रक छिद्र से होकर गुजर सकता है ये हो सकते हैं हमारे राइबोसोमल उपिकाइयां हो सकती हैं और एमआरएनए। यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा, ए एवं सी दोनों। देन पूछा है निम्नलिखित में से कौन केंद्रिका में संश्लेषित होता है। केंद्रिका में संश्लेषित कौन होता है, आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, भी हमने देखा था पीछे। देन पूछा गया है उपकेंद्रक की खोज किसने की थी। जो न्यूक्लियोलाई होता है उसकी खोज किसने की थी, फेलिस फोंटाना ने। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ये नाम याद रखिएगा। देन पूछा है प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम का संश्लेषण होता है। राइबोसोम का जो संश्लेषण होता है वो कहाँ पर होता है, कोशिका द्रव्य में, इन प्रोकैरियोट्स। देन पूछा गया है गलत कथन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर की गलत कथन कौन सा है। जो हमारी केंद्रिकाओं का संश्लेषण होता है वो केंद्रिका के संगठन क्षेत्रों के आसपास होता है, ये बिल्कुल ठीक है। केंद्रक में केवल एक केंद्रिका पाई जाती है, ये हमारा गलत कथन है। यहाँ पर एक से अधिक पाई जा सकती हैं। देन दिया गया है गुणसूत्र शब्द डैश दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया था। तो गुणसूत्र शब्द जो है वो वोल्डेयर के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा है ड्रोसोफिला की लार ग्रंथि में पाया जाने वाला गुणसूत्र कौन सा है। तो ड्रोसोफिला की लार ग्रंथि में पोलिटीन नामक जो हमारा क्रोमोसोम होता है वो पाया जाता है। देन पूछा गया है लैंप ब्रश गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं। लैंप ब्रश गुणसूत्र जो होते हैं वो अंडाणु के अंदर पाए जाते हैं, ओसाइट्स के अंदर। देन पूछा है अर्ध गुणसूत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो यहाँ पर सत्य है कि यह प्रतिरूपित गुणसूत्र का आधा होता है, ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट होगा, यानी रेप्लिकेटेड जो क्रोमोसोम होता है उसका 1/2 होता है। देन पूछा गया है गुणसूत्र केंद्रक गुणसूत्र का वह भाग है जहां होता है, जहां क्या होता है, अर्ध गुणसूत्र जुड़ते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 28 पर पूछा है गुणसूत्र के स्रोत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गुणसूत्रांत। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा गया है गुणसूत्रों का सर्वप्रथम प्रेक्षण किसके द्वारा किया गया था। डैश है ना यहाँ पर, तो ये किया गया था होफमिस्टर के द्वारा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद दिया गया है कि फॉस्फोडाइएस्टर बंध किसमें उपस्थित होता है। जो फॉस्फोडाइएस्टर बंध होता है ये न्यूक्लियोटाइड्स में न्यूक्लिक अम्ल में उपस्थित होता है, देखा होगा आपने। फॉस्फोडाइएस्टर बैकबोन भी बनी होती है, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद दिया गया है कि आरएनए में उपस्थित यूरिडीन है। आरएनए में उपस्थित जो यूरिडीन होता है वो क्या है, न्यूक्लियोसाइड, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद दिया गया है कि न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड मोनोमेरिक इकाइयों का एक बहुलक है, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में होते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में क्या होते हैं, 4 शर्करा और फॉस्फेट, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है एक डीएनए खंड में 100 एडेनिन और 100 साइटोसिन है। खंड में कितने न्यूक्लियोटाइड मौजूद हैं। तो खंड के अंदर हमारे कितने न्यूक्लियोटाइड मौजूद होंगे, इसमें होंगे हमारे 400, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्योंकि एडेनिन किसके साथ जुड़ता है, हमारा थाइमिन के, जबकि साइटोसिन किसके साथ जुड़ता है, ग्वानिन के। तो आप ही लगाइए कितने होंगे, 400। देन दिया गया है न्यूक्लियोसाइड में होते हैं, न्यूक्लियोसाइड में क्या होते हैं, क्षार और शर्करा, इनसे मिलकर बनता है हमारा न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। जबकि न्यूक्लियोटाइड बनता है हमारा क्षार, शर्करा और फॉस्फेट से मिलकर। देन यहाँ पर दिया गया है कि एटीपी है। एटीपी क्या है, एटीपी होता है हमारा न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा गया है कि न्यूक्लिक अम्लों में आसन्न न्यूक्लियोटाइडों के बीच फॉस्फोडाइएस्टर बंध के बारे में सही कथन ज्ञात कीजिए। तो सही कथन हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर सही कथन देखिए, अगर हम सारे पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो जो है वो लॉन्ग हो जाएगी। सही कथन देख लेते हैं। सही कथन है यहाँ पर कि एक न्यूक्लियोटाइड का 5' फॉस्फेट अगले न्यूक्लियोटाइड के 3' हाइड्रोक्सिल से जुड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। इसको आप लोग याद रखिए, 5' फॉस्फेट जो होता है वो अगले न्यूक्लियोटाइड के 3' हाइड्रोक्सिल से जुड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 पर पूछा है कि न्यूक्लियोटाइड में उपस्थित शर्करा अणु है। न्यूक्लियोटाइड में उपस्थित शर्करा अणु होता है पेंटोज, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि निम्न में से किस न्यूक्लियोटाइड में केवल राइबोस शर्करा
होती है, डिऑक्सीराइबोस नहीं। तो किसके अंदर केवल राइबोस शर्करा होती है? यूरेसिल पेंटोस शर्करा जो फॉस्फेट होता है इसके अंदर। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट है, क्योंकि यूरेसिल किसके अंदर पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है हमारा आरएनए के अंदर। ओके, तो इसमें क्या होगा? हमारा आरएनए के अंदर पाई जाती है राइबोस शर्करा, जबकि डीएनए के अंदर जितने भी हमारे क्षार पाए जाते हैं उसमें क्या पाई जाती है? डीऑक्सीराइबोस शर्करा। जबकि जो हमारा थायमिन होता है, थायमिन के स्थान पर आरएनए में क्या पाया जाता है? यूरेसिल। ठीक है, लेकिन साइटोसिन जो होते हैं ये हमारे डीएनए और आरएनए दोनों के अंदर पाया जाता है। देन यहाँ पर दिया गया है कि आरएनए में पाया जाने वाला प्यूरिन क्षार है। आरएनए में पाया जाने वाला जो प्यूरिन क्षार है वो है ग्वानिन। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन दिया गया है केंद्रक कोशिका द्रव्य से किसके द्वारा पृथक होता है? तो ये पृथक होता है केंद्रक आवरण के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रक का कार्य नहीं है? केंद्रक का कार्य यहाँ पर नहीं है प्रोटीन संश्लेषण प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, देन दिया गया है केंद्रक की द्विझिल्ली संरचना में होता है। केंद्रक की जो द्विझिल्ली संरचना होती है उसमें क्या होता है? केंद्रकीय छिद्र। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा गया है केंद्रक मुख्य रूप से किससे संबंधित होता है? केंद्रक जो होता है वो मुख्य रूप से आरएनए के संश्लेषण और राइबोसोम संयोजन से होता है संबंधित। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन दिया गया है केंद्रक के अंदर के द्रव को कहते हैं। केंद्रक के जो अंदर द्रव होता है उसको बोलते हैं हम केंद्रक द्रव्य। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है केंद्रकीय आवरण के साथ सतत होता है। क्या सतत होता है? अंतःद्रव्यी जालिका। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन यहाँ पर पूछा गया है कौन सा प्रोटीन परिवार केंद्रकीय छिद्र परिवहन को नियंत्रित करता है? तो ये प्रोटीन परिवार जो होता है ये होता है हमारा इम्पोर्टिन, या हम बोल सकते हैं इसको एक्सपोर्टिन। ऑप्शन भी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। और यूनिट 3 को कंप्लीट करने के लिए आप लोग मेरे चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। ये हो चुका है हमारा यूनिट 3 का पार्ट ए, और पार्ट बी को भी आप लोग जो है जरूर देखिए। ठीक है, इसका लिंक मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। थैंक यू।